देखो देखो आज से पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान, ठीक है, उसकी विशेषताएं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि संविधान जैसी जो और बुक हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारी भारतीय संविधान की बुक है, ठीक है, ये इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। तो संविधान की बुक जो पूरा देश जिसके सिद्धांतों के तहत चलेगा वो संविधान की किताब है, ठीक। तो इसमें टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग। अब देखो भाग क्या होते हैं। टोटल जो भाग शुरुआत में थे वो 22 भाग हैं। यानी ऐसा समझ लो कोई किताब है जो आप पढ़ते हो, उसमें जो अध्याय होते हैं, चैप्टर हैं, तो चैप्टर टोटल मिलाकर के कितने हैं? वो 22 हैं, ठीक। अब उसके बाद 22 भागों के बाद अनुच्छेद कितने हैं? 395। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 395 थे जब ये किताब बनाई गई थी। तब जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे, ठीक। तो अनुच्छेद क्या होता है? सर कोई भाग है तो उस भाग के अंदर कौन कौन पॉइंट लिखे हुए हैं, पॉइंट करके जो बातें लिखी हुई हैं उन पॉइंटों को ही अनुच्छेद कहते हैं। तो टोटल अनुच्छेद पहले कितने थे? 395। अब धीरे धीरे क्या किया गया, उस किताब में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन जो अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाई गई है उनको, मतलब जैसे मान लो एक अनुच्छेद नंबर 1 में कुछ लिखा है, तो एक में जो भी लिखा हुआ है ना है, उसके बाद उसी में कोई अनुच्छेद जोड़ दिया गया। तो मान लेते हैं एक में जोड़ा गया तो एक का जोड़ा जाएगा, फिर एक का दूसरा और जोड़ा गया तो एक का खा जोड़ा जाएगा। तो ये लिस्टिंग करके का खा गा करके जोड़ते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए अनुच्छेदों की संख्या अगर एक एक करके गिना जाए तो अब लगभग 500 के करीब पहुंच गई है ना। 500 से थोड़ा कम ही है लेकिन लगभग इतनी पहुंच गई है। लेकिन वैसे अगर गिना जाए पॉइंटों के वाइज नंबरन के हिसाब से, तो नंबर के हिसाब से अभी भी अनुच्छेद कितने हैं? 395 ही हैं, ठीक। समझ पाए? उसके बाद अनुसूचियाँ क्या होती हैं? जो किताब है, मान लो किताब के बाद लास्ट में कुछ विशेष बातें लिखी होती हैं, तो लास्ट में जो विशेष बातें लिखी होती हैं वो अनुसूचियाँ पीछे जोड़ी गई हैं। तो पहले अनुसूचियाँ थी 8। पहले कुल अनुसूचियाँ कितनी थी? जब संविधान बना हुआ था तब अनुसूचियाँ थी 8, और वर्तमान समय में अनुसूचियाँ जो है वो बढ़ा दी गई हैं और अब वर्तमान में हो गई 12 है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, भाग पहले कितने थे? 22। अब वर्तमान में कितने हैं? अभी भी 22 है। अनुच्छेद कितने हैं? 395। तो टोटल अनुच्छेद पूछेगा कितने हैं तो अभी 395 ही हैं। अब ऐसे का खा गा करके वो बढ़ा दिए हैं संशोधनों के हिसाब से, तो वो लगभग 400 से 500 के करीब पहुंच गए हैं, ठीक है। जबकि अनुसूचियाँ पहले कितनी थी? 8, ठीक है। अब अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? तो 12 है। तो संविधान में तो ये बातें हम जान गए। इसके अलावा अब मान लो कोई व्यक्ति कुछ क्राइम करता है, कोई जुर्म करता है, तो जुर्म करने के बाद जब पुलिस थाने में उसको ले जाएगा तो पुलिस कौन हिसाब से उसको दंड देगी, है ना, सज़ा देती है, ठीक। तो वो जो किताब है उसका नाम है IPC। इसका फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो इस बुक में जो पुलिस जिस हिसाब से दंड उनको देती है तो वो इंडियन पीनल कोड के हिसाब से देती है। इसमें टोटल अध्याय कितने हैं? तो अध्याय इसमें 23 हैं। और इसमें धाराएं कितनी हैं? देखो, अब जैसे यहाँ पे जो लिस्टेड करके पॉइंट थे उनको अनुच्छेद कहते थे संविधान वाली बुक में, और जो इसमें अध्याय के साथ में जो पॉइंट दिए गए हैं उनको धारा कहते हैं, ठीक है। किस धारा के तहत आपने ये जुर्म किया है तो वो धारा कहते हैं। तो इसमें कितनी धाराएँ? कुल 511 धाराएँ। उसके अलावा जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो जज साहब जो उन्हें किताब के हिसाब से न्याय देंगे उस किताब का नाम है CRPC, ठीक है। इसका नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये इसका नाम फुल फॉर्म है, ठीक। इसमें अध्याय कितने हैं? तो टोटल इसमें 37 अध्याय हैं और धाराएं इसमें 484 है, ठीक। तो वही धारा इसमें भी कहते हैं, इसमें भी धारा कहते हैं, 484 धारा है। इसके अलावा जैसे अनुसूची यहाँ पे 8 जुड़ी थी फिर 12 हो गई, वैसे अनुसूची यहाँ पे 2 हैं और कुछ फार्म अलग से जोड़ देंगे, अलग से पन्ने जोड़े गए हैं, उनको फार्म कहते हैं और उनकी संख्या कितनी है? 56, ठीक। तो इसमें याद ये रखना है। ये वाला अब हमें पढ़ना क्या, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये वास्तव में जो दरोगा वगैरह का एग्जाम होता है तो उसमें ये आते हैं, ठीक है। तो इनसे मेरा मतलब नहीं है, हमें संविधान से मतलब है, संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आप शुरू करते हैं संविधान के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा संविधान है उसमें क्या है कि सबसे पहले उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। तो विशेषताएं कौन कौन सी खास है हमारे संविधान की, उस विशेषताओं को समझ लेते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? हमारे भारत देश का। और लिखित संविधान है, यानी लिखित सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का, ठीक है। तो बाकी अन्य देश जैसे ब्रिटेन हो गया तो इनका संविधान कैसा? अलिखित है, ये लिखित नहीं है। और जबकि अमेरिका वगैरह का जो संविधान है वो है तो, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, करीब 20-25 पन्नों में ख़त्म हो जाएगा। अपने देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमारे देश का संविधान जो है ये नम्रता और अनम्रता का मिश्रण है। नम्रता और अनम्रता का मतलब यानी लचीला भी है और कठोर भी है। जैसे हम अगर देखा जाए वहाँ चले सऊदी अरब का जो है, दुबई वगैरह सऊदी अरब का कानून जो है, वहाँ का संविधान जो बड़ा कठोर है। जैसा आप क्राइम करोगे उसी के हिसाब से तुरंत सज़ा मिलती है, ठीक है। मतलब वहाँ का संविधान बहुत कठोर है। जैसे आपने चोरी कर ली तो उसके हिसाब से हाथ काट दिए जाए, तो वहाँ का संविधान बहुत कठोर है। लेकिन अपने इंडिया का संविधान जो है वो बहुत ही कठोर भी है, ना ज़्यादा कठोर है और ना ज़्यादा नम है, न लचीला भी नहीं है। इसको ऐसे कहते हैं लचीला या अलचीला, ठीक। लचीला और कठोर का मिश्रण हमारा संविधान। जैसे कि अगर मान लो कोनो नियम बनाना है, लागू करना है नया नियम, तो अगर भारत में क्या है
भारत के संसद के 2/3 संसद सदस्य जो हैं, ठीक है, संसद के 2/3 सदस्य ने साइन कर दिया और राजी हो गए कि हाँ ये एक्ट नियम लागू होना चाहिए, तो बड़ी आसानी से नियम लागू हो जाएगा। ये हमारे संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। जैसे कि धारा 370 हटाने के लिए, ठीक है, सॉरी, अभी जो एक 3 तलाक कानून आया था, 3 तलाक, ठीक, इसको लागू करने के लिए क्या करना पड़ा था, तो हमारे देश में केवल जो संसद के 2/3 सदस्य हैं उन्होंने सिग्नेचर कर दिया कि हाँ भैया ये कानून लगना चाहिए, तो ये लागू हो गया। तो इसके लिए क्या है, ये हमारे संविधान का लचीलापन को दर्शाता है, यानी नम्रता को दर्शाता है। जबकि अगर कोई विशेष कानून लागू करना हो, ठीक है, धर्म के हिसाब से कुछ लागू करना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि संसद के 2/3 सदस्य हो जाएं, ठीक है, ये तो हस्ताक्षर करे ही, साथ ही साथ जो हमारे देश के राज्य हैं, तो आधे से अधिक राज्यों की भी परमिशन किसी कानून के लिए अगर हो रही हो, तो ऐसे कठोर कानूनों को लागू करने के लिए तब यहाँ पे क्या हो जाए कि आधे से अधिक कानून मतलब राज्य राजी हो जाए और साथ ही साथ संसद के 2/3 सदस्य भी राजी हों। तो अगर ऐसा वाला देख रहे हो तो ये जो सिस्टम है, तो ये हमारे संविधान की कठोरता को दर्शाता है। समझ पा रहे कि नहीं? तो यहाँ पे नम्रता और अनम्रता का मिश्रण हम समझ चुके हैं। हमारे देश का संविधान कैसा है, ना ज़्यादा लचीला है और ना ही ज़्यादा कठोर है, ठीक है, दोनों तरीके का मिक्सर रूप है। इसके अलावा तीसरा जो इसका पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारे देश के संविधान की जो बहुत सारी बातें ली गई हैं वो आंतरिक और बाह्य स्रोतों से ली गई हैं। आंतरिक स्रोत का मतलब, जब हमारे देश में क्या था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो 1935, ठीक है, 1935 का एक एक्ट आया था। इस एक्ट से हमारे देश के संविधान में बहुत सारी बातें ली गई हैं, लेकिन जो बातें वो पॉइंट लिए गए हैं वो हूबहू वैसे ही नहीं रख लिए गए, उनको संशोधित करते हुए रखा गया है। तो 1935 से जो अधिकतर बातें ली गई हैं, आधे से अधिक जो बातें यानी पॉइंट लिए गए हैं संविधान में, वो इसी विधेयक से लिए गए हैं, 1935 वाले, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये आंतरिक स्रोत हो गया। तो आंतरिक स्रोत क्या हो गया, 1935 वाला अधिनियम, ठीक है। और बाह्य स्रोत में क्या हो गया, बाह्य स्रोत में देखो, जैसे हमारे देश की जो संविधान विशेषज्ञ थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, तो उन्होंने लगभग बाहर के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था पहले, और उसमें से जो जो ज़रूरी पॉइंट थे जो हमारे भारत देश के लिए हमारे संस्कृति के अनुकूल होंगे, उन पॉइंटों को वैसा ही शामिल नहीं किया, उनको संशोधित करते हुए शामिल किया, ठीक है। तो बाह्य स्रोत यानी कौन कौन स्रोत हैं, तो इसके बाद चैप्टर जो है हमारे संविधान में स्रोत से ही पढ़ेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या विशेषता हो गई कि हमारे संविधान में जो पॉइंट लिए गए हैं वे आंतरिक और बाह्य स्रोतों से पॉइंट लिए गए, ठीक है, समझ पाए। तो 3 तो पहले याद हो जाएगा हमारे, ठीक। संविधान की विशेषता में पहला क्या है, हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है, लिखित है। दूसरा क्या है कि हमारे देश का संविधान जो है वो नम्रता और अनम्रता का मिश्रण है, मतलब लचीला भी है, कठोर भी है। तीसरा पॉइंट हम याद रख लेंगे कि इसमें आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से इसमें पॉइंट लिए गए, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आगे देखो हम क्या याद करेंगे, अगला पॉइंट जो है, हमारे देश में मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो मूल अधिकार मतलब जीने के लिए, किसी व्यक्ति को, मनुष्य को जीने के लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं उनको हम कहते हैं मूल अधिकार, ठीक है। तो मूल अधिकार भी एक पूरा चैप्टर चलता है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार जो है ये हमारे संविधान की एक विशेषता है। उसके अलावा अगला जो है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसका मतलब क्या है कि यदि कोई सरकार आती है और वो कोई कानून बना रही है, ठीक है, तो इस नीति निर्देशक के तत्वों के जो बातें हैं उनको ध्यान में रख करके ही बताएगी, ठीक। तो ये भी एक चैप्टर चलेगा, इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ये जब हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत तो वहाँ पे बताएं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देखेंगे, चौथा क्या हो गया, मूल अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व। पांचवा क्या हो गया, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, अब देखो मूल अधिकार तो हमने जान लिया कि मनुष्य को जीने के लिए जो अधिकार होंगे वो मूल अधिकार होंगे। अब भाई मूल कर्तव्य भी तो होना चाहिए कि नागरिक जो है भारतवासी, उनका कुछ कर्तव्य भी तो होना चाहिए, है ना। तो मूल कर्तव्य में यानी हमारे इस देश में रह रहे हो तो झंडा या राष्ट्रगान इनका हमें सम्मान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। उसके अलावा वन्य जीवों को रक्षा करना है, ठीक है, ये भी मूल कर्तव्य। ऐसे बहुत सारे हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो मूल कर्तव्य भी है, जैसे मूल अधिकार हमें मिल गया तो मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। तो मूल कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है, आगे हम जानेंगे, इनको बताएंगे फिर, ठीक। तो 3 ये मूल अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, और उसके बाद मूल कर्तव्य हो गया। और चौथा का ये वाला 7वां पॉइंट क्या है, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता क्या है, जैसे अगर आप अमेरिका में चले जाओ तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका देश की नागरिकता का अलग होती है, देश की नागरिकता अलग होती है, उसके अलावा राज्य की नागरिकता अलग होती है, ठीक। लेकिन अपने भारत में अगर रहोगे
तो अपने भारत की ही केवल नागरिकता, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की अगर नागरिकता बना ली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता। जैसे आप क्या समझिए, जैसे वोटिंग का अधिकार जो है वो केवल एक होगा, ठीक है, जबकि जो अमेरिका में है तो वहाँ पे 2 ही नागरिकता है, ठीक। तो वहाँ पे वोटिंग का अधिकार 2 तरीके से होगा, राज्य के लिए अलग और देश के लिए अलग, ठीक है। तो हमारे देश में नागरिकता कैसे है, एकल नागरिकता, ये जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता की कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो 4 पॉइंट ये याद कर लेंगे, कौन कौन सा, पहला मूल अधिकार, इसके चौथा कौन हो जाए, मूल अधिकार, उसके बाद कौन, नीति निर्देशक तत्व, फिर मूल कर्तव्य और एकल नागरिकता, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 8वां सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है कि इसमें सभी भी व्यक्ति जो हैं वो अपना मत दे सकते हैं। मतलब चुनाव अगर होगा किसी भी पद के लिए तो उसमें सभी व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है, वो अपना वोट दे देंगे, ठीक, वोट दे करके चुनाव कर सकते हैं। देखो ये पहले जो सार्वभौमिक मताधिकार था वो 21 साल था, 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन, ठीक है, ये संशोधन भी पढ़ाएंगे बाद में, आपको भी याद कर लेना है। 61वें संविधान में संशोधन किया गया, सुधारा गया और कहा गया कि जो मत की आयु है यानी वोट देने का अधिकार है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाए, ठीक। तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि हम सभी अपना वोट दे सकते हैं, वैसे लोग जिनकी आयु 18 साल हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद न्याय प्रणाली, इसके बाद देखो अगला क्या, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय प्रणाली। इसका मतलब क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय प्रणाली। न्याय प्रणाली का मतलब है ये कोर्ट, ठीक है। न्याय प्रणाली मतलब न्याय व्यवस्था कहाँ पे होती है, कोर्ट में। तो कोर्ट हमारे यहाँ कितने हैं, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले सबसे ऊंचा होता है सुप्रीम कोर्ट, उससे छोटा जो होता है वो हाई कोर्ट होता है, और उससे छोटा होता है उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक। तो अगर देखा जाए तो हमारे देश में 3 प्रकार के कोर्ट न्याय व्यवस्था के लिए चलते हैं, ठीक है, त्रिकोणीय श्रृंखला में। सबसे छोटा कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर इसमें सही सुनवाई नहीं होगी तो हाई कोर्ट में जाओ, और उससे ऊंचा जो होता है ये होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये जो दे देगा, कानून बना देगा, वही लागू होगा पूरे देश में, ठीक है। तो हमारे देश में न्याय व्यवस्था जो है ये कोर्ट में होती है। अब मान लो देखो इसमें क्या है, इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जैसे हमारे यहाँ की कार्यपालिका है। कार्यपालिका का मतलब जहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं और मंत्री हैं, ठीक, वो हमारे देश के लिए कुछ नियम बनाते हैं, वो देश को चलाने के लिए, ठीक, उसे कहते हैं कार्यपालिका। और न्यायपालिका है क्या है, तो न्यायपालिका में ये सभी कोर्ट आ जाते हैं, ठीक। अब अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों जुड़ जाएं, मतलब दोनों के सदस्य जो हैं एक दूसरे से दोस्ती बना लें, ठीक है। तो अब मान लो अगर दोस्ती बना लें तो क्या होगा, मान लो नरेंद्र मोदी जो है इस समय वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर जैसे ये क्या करेंगे, प्रधानमंत्री बने तो अभी राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से मिल करके राहुल गांधी के ऊपर कोई भी अपराध सिद्ध करवा सकते हैं, लगवा करके उनको जेल में डलवा देंगे, ठीक। तो ऐसा क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, ये नहीं कि कार्यपालिका जो कहेगी वो न्यायपालिका करेगी, बिल्कुल नहीं। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है कार्यपालिका से, वो इस पे किसी का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, जो गलती करेगा उसको सजा दी जाएगी, ठीक। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका प्रणाली जो है हमारे भारत में है। 9वां पॉइंट हमें याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसद हमारे देश में है, ठीक है। संसद जो है इसमें कैसे मिल करके बना है, तो संसद में अगर देखेंगे तो लोकसभा, ठीक, फिर राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों लोगों से मिल करके संसद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, संसद। और जो ये व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में लोकसभा राज्यसभा इसे 2 चीज़ें होती हैं, और साथ में राष्ट्रपति की जगह वहाँ प्रिंस होता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है वैसे वहाँ पे राजा यानी प्रिंस होता है, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ये कहाँ से ली गई, ये ब्रिटेन से। इसके अलावा एक और पॉइंट है इस 11वां नंबर, त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन का मतलब क्या है कि देखो दुनिया में त्रिस्तरीय शासन वाला जो देश है वो केवल एकमात्र अपना भारत है। जैसे कि अगर बताया जाए कि अन्य देश जो होते हैं तो वहाँ पे शासन 2 स्तर पे होता है, या किसी देश में 1 स्तर पे होता है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री ये शासन करते हैं, पहला स्तर तो ये हो गया। दूसरा जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्य स्तर पे शासन करते हैं, तो दूसरा स्तर शासन का ये हो गया। और तीसरा जो होता है वो पंचायती व्यवस्था होती है। पंचायती व्यवस्था में देखो गाँवों में ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, शहरों में तो वहाँ पे शहरों के लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी जो व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था, ये केवल भारत में ही है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया के किसी अन्य देशों में त्रिस्तरीय शासन नहीं है,
यानी 3 स्तरों का शासन नहीं है, 2 स्तरों का ही शासन होता है। अब पंचायती राज व्यवस्था का जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे देश के जो राष्ट्रपिता जिन्हें कहते हैं महात्मा गांधी, उन्होंने इसको लागू करने का समर्थन दिया था कि त्रिस्तरीय शासन में पंचायती राज व्यवस्था को भी जोड़ा जाए। ठीक है, तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था कहाँ है? हमारे देश में ही है, और केवल हमारे देश में। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष, एक ये वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंथ निरपेक्ष राज्य। ये पंथ निरपेक्ष और इसी को ही धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, जबकि हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उनका धर्म होगा, लोगों का धर्म होगा, पर हमारे देश का धर्म नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश जो है उसमें कोई धर्म नहीं है, वो हमारा देश जो है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष। जैसे पाकिस्तान है तो वो इस्लामिक कंट्री है, उस देश का धर्म है, ठीक है, तो उसने धर्म अपना बना लिया कि वो इस्लामिक है, इस्लाम धर्म है उस देश का, राष्ट्रीय धर्म उसका इस्लाम है। लेकिन हमारे भारत का राष्ट्रीय धर्म कोई नहीं है। ठीक, पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है। और इसके अलावा पंथ निरपेक्ष राज का मतलब और ये होता है कि जैसे मान लो कोई प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, तो उसके अलावा हाँ उसी धर्म विशेष से उसी उनका जो पुत्र वगैरह होंगे तो वो फिर से उन्हीं की गद्दी पे नहीं आश्रित करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए ब्रिटेन में जो थे, तो ब्रिटेन में जो राजा बनते थे तो उन्हीं का पुत्र जो है वही राजा बनता है। ठीक है, हमारे भारत में ऐसा नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये आप समझ गए कि कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, केवल और केवल धर्म जो होगा वो व्यक्तियों का होगा और देश का कोई धर्म नहीं है। ठीक, तो ये प्रमुख विशेषताएं हमारे देश की हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा है, ठीक है, लिखित है। उसके अलावा नम्रता का मिश्रण है। तीसरा पॉइंट जो है वो कौन सा है? आंतरिक तथा बाह्य स्रोत। तो 3 एक साथ याद कर लेंगे। उसके बाद चौथा मूल अधिकार है, मूल अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्व, फिर मूल कर्तव्य, फिर एकल नागरिकता। यहाँ तक हो गए 4 ही एक साथ याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इनको याद करेंगे। सार्वभौमिक मताधिकार याद करेंगे। उसके बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली, ठीक है, और इसके बाद फिर कौन सा? हम संसदीय शासन प्रणाली और त्रिस्तरीय शासन, पंथ निरपेक्ष राज्य। तो ये 5 एक साथ याद कर लेंगे। 3 4 5 इनको 2-3 बार आप देखो, रिकॉल करो, और इससे जुड़े भी प्रश्न पेपर में आते रहते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको देखेंगे बाद में।